आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आज का जो पेपर था आप लोगों का बहुत अच्छा गया है, और मैं आशा करता हूँ कि जो कल आप लोगों का पेपर है सुबह में, ठीक है, ये शाम में आप लोग क्लास कर रहे हो, जो कि आपसे मैंने कहा था कि शाम में 8 PM पे आपके लिए स्पेशल क्लास होगा, जो 18 अप्रैल का जो है पेपर मैथ और रीजनिंग का है। आप लोगों का जो है मैथ और रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके इसी में आप लोगों का मेरिट भी बनने वाला है, मैथ रीजनिंग और जीके। तो जीके का तो पेपर समाप्त हो चुका है आज का, पर मैथ और रीजनिंग में जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे एग्जाम देने जा रहे हैं, बिल्कुल किस तरीके के प्रश्न आएंगे, किस लेवल के आएंगे, जो घबरा रहे हैं तो बिल्कुल इस क्लास को देख लीजिए और आप एग्जाम हॉल में चले जाइए, बहुत अच्छा स्कोर करके आइएगा। क्योंकि जो मैथ रीजनिंग का प्रश्न है, जिसका लेवल है, इसके पहले जो एग्जाम हुआ था 15 तारीख को, उसको देखते हुए मैंने जो है इन प्रश्नों को रखा हुआ है। तो खास करके आप बेहतर जरूर करेंगे एग्जाम हॉल में, अगर आप पूरे के पूरे प्रश्नों को सॉल्व करके जाते हैं, पूरे के पूरे क्लास को देख कर जाते हैं। तो चलिएगा, हम लोग फटाफट से क्लास को स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा समय नहीं है आप लोगों के पास भी और मेरे पास भी। तो जितने भी क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है। दो संख्याओं का योग जो है 45 है, और इनका जो है अंतर इनके योग का 1/9 है। तो इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों के सामने पहला है, पहले नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। और जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को अब तक लाइक नहीं किए, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। क्योंकि बीपीएससी एईडीओ से लेकर जो है जो भी इंफॉर्मेशन होगा, सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। तो खास करके आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी करेंगे, तो बिल्कुल आपको फ्री में जो है ये चैनल तैयारी कराने वाला है। तो बिल्कुल आप इससे जुड़ जाइए। देखिए, सबसे पहले हुआ क्या है, कह रहा है दो संख्या है, इसका योग 45 है। आप मान के चलो कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, इनका योग कितना हो गया? 45। फिर कह रहा है इसके आगे कि इनका इन दोनों संख्याओं इनका अंतर इनके योग का 1/9 है। इनका जो अंतर है, अंतर कह रहा है, अर्थात x माइनस वाई, इन दोनों संख्याओं का अंतर जो है, ये कह रहा है कि इनके योग का योग, मतलब योग कितना है? 45। इसका 1/9 है, तो 1/9 अर्थात यहाँ से काट दो, 9×5 = 45, 5 है। अब आप इनको सॉल्व कर लो, यहाँ से जोड़ोगे तो ये y एक ठो प्लस में एक ठो माइनस में, ये कट जाएगा, और एक ठो y एक ठो x और एक ठो x, 2x हो जाएगा। ये 45 और 5 जोड़ोगे तो 50 हो जाएगा। अर्थात x का वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगा, जो है आप लोगों के सामने कितना? 25। आपका 25 वैल्यू x का है। आप देख लो, यहाँ पे x का वैल्यू 25 रखोगे, 25, तो ये इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा 25, तो घट के y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20। जो है आप लोगों के सामने दोनों संख्याएं यहाँ पे मिल चुकी है। आपके सामने एक ठो संख्या आया है 20 और दूसरी संख्या है 25। इसी का क्या निकालना है? एलसीएम। इन दोनों ही संख्याओं का एलसीएम निकाल लो, कितना आएगा? 100। बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई समान है। यदि बेलन का आयतन 300 घन सेमी है तो शंकु का आयतन क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप नोट कर लो। क्षेत्रमिति से प्रश्न आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं, इसीलिए मैंने जो है क्षेत्रमिति के प्रश्नों को ज्यादातर रखा हुआ है, ताकि आप बेहतर एग्जाम हॉल में कर सको। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है? देखिए, सबसे पहले बोला गया है उसके अकॉर्डिंग चलो, एक बेलन और शंकु की त्रिज्या बराबर और ऊंचाई भी बराबर है। त्रिज्या और ऊंचाई समान है, अर्थात बेलन की जो ऊंचाई है और त्रिज्या ये सेम टू सेम है। तो आप यहाँ से बेलन का आयतन लिख लो। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच बराबर शंकु के आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर, शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन ये भी ठीक है। अब इसने कहा है समझने की कोशिश कीजिए सभी लोग, कि जो है किसका निकालना है? हमें शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन निकालना है, अर्थात आप देखोगे यहाँ से इसका वैल्यू कितना है?
बेलन का आयतन यहाँ पे दिया गया है 300, ठीक है जी 300, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये हो जाएगा 1/3, और ये भी अगर आप देखोगे तो 1/3, और इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 300, क्योंकि बेलन का आयतन 300 है। ये भी तो, ये यहाँ से केवल इतना देखोगे 300, यहाँ से कट जाएगा कितना मात्रा में 100, यही तो कटेगा। यहाँ पे समझिएगा हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं जी, इसने कहा है कि शंकु का आयतन निकाल दो, तो हम क्या करेंगे, शंकु का आयतन निकालना है तो सिंपल तरीका है, हम लोग के पास कितना है शंकु का आयतन 300, बेलन का आयतन, और इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो 3 है इससे भाग दे देते हैं, तो ये बेलन का आयतन आ जाएगा। बेलन का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये जो इसका वैल्यू दिया गया हमारे पास 300, बेलन का आयतन 300 दिया गया, उसमें जो है 1/3 पाई आर स्क्वायर अर्थात 3 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 300 अर्थात 100, 100 घन सेमी जो है शंकु का आयतन हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अरे भाई साहब, यहाँ पे सिंपल तरीका से हम लोगों को समझ लेना था कि पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया गया था, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 300 दिया गया है, हमें किसका निकालना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का, तो यहाँ पे 1/3 से भाग देना है, अर्थात 300 में 3 से भाग दे देंगे तो 100 ही तो आएगा। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक था यार। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि यदि ए अनुपात बी का वैल्यू बी अनुपात सी, तो ए सी का अनुपात हमें बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लो यहाँ पे सिंपल तरीके से सॉल्व करना है आप लोगों को। ए अनुपात बी कितना दिया है 2:3, फिर बी अनुपात सी कितना दिया है 4:5। आप यहाँ से इसको बढ़ा लेना और आप यहाँ से इसको बढ़ा लेना, 4 दूना 8, 3 चौका 12, 3 5 15। आपसे पूछा किसका गया है, यहाँ पे ये भी ध्यान देना है, बी का नहीं पूछा है, ए अनुपात सी ये वाला पूछा गया है 8:15। आपका 8:15 भाई साहब, 8:15, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न बिल्कुल बहुत बहुत बेहतरीन, कह रहा है आप लोगों से कि जो है 8,000 पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसके फॉर्मूले एक बार बिल्कुल याद होना चाहिए। जैसे कि होता है साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज तो सिंपल है, आप लोग कर सकते हो मूलधन गुणे समय गुणे दर और बट्टे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 3 5 15, 15 8 120 और 1 जीरो लगा दो, 1200 रुपये का जो है यहाँ पे ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने ए को चुना है। और एक बात बता दूं कि जो भी मेरे दोस्त कल 18 अप्रैल को एग्जाम देने जा रहे हैं मैथ रीजनिंग वाला, तो सुबह के एक क्लास में 5 AM पे लूंगा, ठीक है, जो कि आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा एग्जाम हॉल में। तो उस क्लास को प्लीज आप लोग देखकर ही जाइएगा एग्जाम हॉल में, बहुत बहुत बेहतरीन जो है एग्जाम आपका बीतेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेमी है और इसकी लंबाई 15 मीटर, इसका परिमाप क्या होगा ये हम लोगों को बताना है। फिर कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त इसको शेयर नहीं किए यार, तो कम से कम शेयर कर दो, ताकि जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जा रहे हैं उनके पास ये क्लासेस पहुंच सके। अब समझिएगा, यहाँ पे इसने कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपको मालूम है, लंबाई और गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल आपके फॉर्मूले अगर पता है तो आप बना सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये कह रहा है कि नहीं भाई साहब हमारे पास जो है क्षेत्रफल दिया गया है 150 है, हमसे कह रहा है लंबाई हमें पता है 15 है, तो हम क्या करेंगे चौड़ाई का वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से काटेंगे 15 के पहाड़ा में, 15 एक में 15, अर्थात बी का वैल्यू कितना आ गया 10 और एल का वैल्यू 15 है, हमें पता हो गया। अब कह रहा है कि इसका परिमाप, तो परिमाप बराबर होता है 2 × L + B। तो यहाँ पे 2L का वैल्यू कितना है 15 और B का वैल्यू है आपके पास 10। आप यहाँ पे देख लो कितना, 2 × 15 और 10 25 दूना 50 जो है मीटर। आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 75% में से 75% में 75 जोड़ा जाए तो परिमाण वही संख्या होता है जो
वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो परिमाण वही संख्या होता है, तो वह संख्या क्या है? देख रहे हो, थोड़ा सा आप लोग अगर भटकोगे तो प्रश्न आपको घुमा देगा, पर आप भटक नहीं सकते हैं अगर आप ये क्लास देख कर जाओगे तो। कह रहे कोई संख्या है भाई साहब, मान लो x, उसका 75% हमें निकालना है, अर्थात परसेंटेज हटेगा तो बट्टा में 100। ये कह रहा है इसमें 75 जोड़ दो, 75% निकालने के बाद इसमें 75 जोड़ दो, और 75 जोड़ोगे तो परिमाण वही संख्या आ जाएगा जो संख्या है। तो संख्या कितना था आप मांगने थे? x माने थे। बस सवाल आपका क्लियर हो गया। आप यहाँ से सॉल्व कर लो। ये 25 के पहाड़े में 3 मरते हैं, 25 के पहाड़े में 4 मरते हैं। यहाँ से अब देखोगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, ये गुणा कर लो, 3x बटा में हो जाएगा आपका 4, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लसा डायरेक्ट ले लो, ये तो प्लस का 75 है अर्थात इसके नीचे 1 है, तो हम इसका लसा निकालेंगे तो लघुत्तम तो 4 हो जाएगा, 4 एक में 4, 75, 4 5 20, 7 चौका 28, 2 30, 300 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे हो जाएगा x। अब देखो तिरछा तिरछी गुणा होगा, ये x इधर आएगा अर्थात इधर गुणा करोगे तो 4x हो जाएगा, और बराबर में क्या बचेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा 3x प्लस का 300 बराबर यहाँ पे 4x। ये 3x इधर जाएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा अर्थात x बराबर ये वैल्यू बच जाएगा 300। बिल्कुल सिंपल सा वह संख्या 300 है। मुझे लगता है कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 मीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, वह एक खंभे को कितने समय में पार करेगी? क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा। अगर आपको ये क्लासेज समझ में आ रहा है तो बिल्कुल एक बार क्लास को लाइक कर दो, क्योंकि आपके लिए कोई इतना मेहनत कर रहा है तो यार कम से कम सपोर्ट तो बनता है आपसे, सपोर्ट तो आपको मिलना चाहिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि भाई साहब एक रेलगाड़ी है 100 मीटर लंबी है और 54 सेकंड में की गति से चल रही है, वह एक खंभे को कितना है? देखिए यहाँ पे अगर खंभा है तो ट्रेन को इसको पार करना है, अर्थात जो ट्रेन है ये खंभे को पार करेगी, अर्थात ये अपनी जो दूरी है, जो ट्रेन की दूरी है, ट्रेन की लंबाई है, वो खुद की लंबाई ही दूरी हो जाती है, खुद की लंबाई को पार करेगी। ठीक है, अर्थात आप समझ गए हैं कि यहाँ पे जो है हमें समय निकालना है, टाइम बराबर होता है दूरी, दूरी कितना है 100 बट्टा स्पीड, चाल बराबर दूरी बट्टा समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल कितना है 54, पर यहाँ पे इसने ये देखिएगा यहाँ पे लिखा है किलोमीटर पर घंटा और यहाँ पे लिखा है मीटर, तो 54 को चेंज करना पड़ेगा आपको 5/18 से, यहाँ पे गुणा कर दो 18 के पहाड़ा में 18 तिया 54, अर्थात ये हो जाएगा 100 और बट्टा में हो जाएगा 3 5 15, 15 ही तो होगा। यहाँ पे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 15 छक्का 90, 6.66% आपके बिल्कुल 6 सेकेंड आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि अंडर रूट में है 2 के पावर n बराबर 64, तो n का मान ज्ञात करें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखने में बहुत छोटा क्वेश्चन है पर ये क्वेश्चन आपके लिए इतना भी इजी नहीं है। ठीक है, जब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे, तो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सभी लोग मेरे साथ क्वेश्चनों के राइट उत्तर पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि जो भी मेरे दोस्त मेरे से पहले क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल एग्जाम हॉल में भी बेहतर करेंगे ही करेंगे। अब समझने वाली बात है कि यहाँ पे लिखा गया है 2 के पावर n बराबर 64। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये जो स्क्वायर है, ठीक है, रूट है, हम क्या कर रहे हैं कि जो है इस रूट को इधर से हटा देते हैं। इसको रूट को अगर हटाएंगे, इसको कहेंगे इधर जाओ, जैसे माइनस को इस तरफ भेजते हैं तो प्लस हो जाता है, प्लस को इस तरफ भेजेंगे तो माइनस हो जाता है, उसी प्रकार रूट इधर हटेगा तो इधर आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर रूट को इस तरफ से इस तरफ भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात 2 के पावर यहाँ पे हो गया n। अब यहाँ पे देखो 64 को आप क्या लिख सकते हो, 64 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर कितना होता है, 2 के पावर 2 4 होता है, 4 में 2 से गुणा करोगे 6, 6 से
6 हो रहा है, 2 के पावर 6 अर्थात 64 और पावर 2 अर्थात 2 के पावर n बराबर, ये पावर का पावर लिखा है, 6 के पावर 2 है अर्थात 2 के पावर गुणा में पावर क्या होता है, जो है गुणा हो जाता है, तो 6 दूना का 12 अर्थात देखोगे यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे भी 2 लिखा है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 12, n बराबर क्या आएगा 12, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 15 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई कर लो, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसको सॉल्व करना है तो आपको कलम कॉपी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ऐसा हम यहाँ पे बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पे दिया है औसत, औसत कौन होता है, जो बीच वाली संख्या होती है, ठीक है, आपको क्लियर पता है कि जो बीच में संख्या होता है वही औसत होता है। जैसे 1 2 3 लिखा गया है, इसमें कोई पूछेगा औसत क्या है तो आप डायरेक्ट बता दोगे बीच में लिखा गया है 3, सॉरी 2 ही औसत है, तो उसी प्रकार यहाँ पे 15 जो है औसत होगा। तो 15 जो है ये तो विषम संख्या है, इसने कहा है भाई साहब सम संख्याएं, अर्थात इसके पहले कौन सी संख्या होती है 14 और इसके बाद वाली कौन सी संख्या होती है 16, अर्थात वह संख्या 14 और 16 है। इसने कहा है कि 8 क्रमिक संख्याएं, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए यहाँ पे जो है आपको बड़ी संख्या निकालना है, इधर 18 हो जाएगा, इधर आपके 20 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जाओगे तो 12 हो जाएगा, इसके पहले जाओगे तो 10 हो जाएगा, कितनी संख्याएं 3 3 6, और इसके पहले जाओगे तो 8 हो जाएगा और इसके बाद जाओगे तो 22 हो जाएगा। देखो 8 संख्या होगा, ये 8 संख्याओं का औसत निकालोगे 15 आएगा, आपका जो है बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 22, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक वस्तु को 540 में बेचने पर 10% की हानि होती है, 10% लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचना होगा। मुझे लगता है कि क्लियर आप समझ रहे होंगे क्वेश्चनों को, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि आपको क्लियर समझा दूं ताकि आपसे एग्जाम में गलती ना हो, आपको लगे कि हाँ भाई साहब जो मैंने सीखा है आएगा प्रश्न हम कर देंगे एग्जाम हॉल में। अब देखिए सबसे पहले आपको समझना है कि हमारे पास कोई भी सामान जो होता है खरीदते हैं तो 100% में होता है, 100 रुपया मान लो, 100% मान लो, और अगर आपसे हानि होगा अर्थात उससे कम में बेचेंगे, 10% की हानि हुई अर्थात 90 में बेच दिए। अगर लाभ होता तो यही सामान 10% का कह रहा है लाभ में बेचना है अर्थात 110 में हमें बेचना पड़ेगा। अब समझिएगा हमारे पास कितने में कितने प्राइस है, बेचा कोई वस्तु को 540 में बेचने पर हमें हानि हो रहा है, तो सबसे पहले पता करेंगे खरीदे कितना में है, 100 में खरीदे हैं अर्थात 100/90। कह रहा है 10% का लाभ कमाना है अर्थात 10% का लाभ कमाने के लिए हम कितना में बेचेंगे 110 में, तो 110/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 9 के पहाड़े में 9 छक्का 54 60, ये 60 में 11 से 11 6 66, 660 रुपया में बेचना पड़ेगा। मुझे लगता है क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, क्या करना है आपको, लुप्त संख्या यहाँ पे ज्ञात करना है, बताने की कोशिश करेंगे। श्रृंखला श्रेणी का जो प्रश्न है ये रीजनिंग का है, ये रीजनिंग का प्रश्न पे आ चुके हैं। बताइएगा रीजनिंग के भी प्रश्न आपके लिए बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, थोड़े से आपको जो है इसके तरीके पता होना चाहिए जो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ एग्जाम से पहले। बिल्कुल सुबह में 5 AM पे क्लास है, सुबह के 5 AM पे आप लोग जो है सुबह में ही आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार क्लास को जरूर ही देख लीजिएगा, जो भी मेरे दोस्त जाने वाले हैं। तो अभी क्लास को लाइक करके यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि उस क्लास का नोटिफिकेशन सुबह में जाएगा। 7 से 12 पे जाना है अर्थात 5 जोड़ दो, 12 से 19 पे जाना है तो कितना जोड़ोगे 12 7 19, 19 से 28 पर अर्थात 9 जोड़ दिया, 19 से 39 अर्थात 11 जोड़ दिया। देखो 5 7 9 11, हर बार 2 ठो बढ़ा है, आप भी 2 बढ़ा दो, यहाँ पे 13 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 52 52। ये तो सिंपल था, ये तो सिंपल था, आप कर लिए होंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है और खास करके ये जो है आप लोगों के एनोलॉजी का प्रश्न है, और इसमें जिसकी जीके जीएस में पकड़ होती है उसको जो है यहाँ पे आसान हो जाता है। भूकंप सिस्मोग्राफ, तो दूध की जो है शुद्धता इजकल टू वाट। अब समझने वाली बात है कि जो है यहाँ पे हुआ क्या है,
हमें समझना है कि भूकंप जो है, भूकंप इसको जो है सिस्मोग्राफ में मापा जाता है, सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता जो होती है, आपसे बोला जाता है कि भूकंप भूकंप जो है इतना तेज आया था, अर्थात वो किससे नापा गया है कि उतना ही तेज है, तो सिस्मोग्राफ से। तो दूध की शुद्धता, दूध कैसे पता चलता है कि दूध एकदम प्योर शुद्ध है, तो इसको मापने के लिए हम यूज करते हैं लैक्टोमीटर। एक लैक्टोमीटर मशीन होती है जिससे पता चलता है कि दूध जो है कितना शुद्ध है, उसमें क्या क्या मिलाया गया है, ये टोटल पता चल जाएगा हमें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कोडिंग डिकोडिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कार्य यदि रोज को ये लिखा जाता है तो डिस्कॉइट को जो है क्या लिखा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खास करके ये टॉपिक ही कोडिंग डिकोडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पे 3 से 4 प्रश्न दिए जाते हैं, एक तो प्रश्न नहीं, 4-5 प्रश्न इस टॉपिक से पूछता है। पिछले बार भी पूछा था और इस बार भी पूछेगा। जो आपका इसके पहले दिन जो पेपर हुआ था मैथ वाला, वहां पे मैथ रीजनिंग में ये पूछा गया था, तो अब भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। यहाँ पे आर 18 पे होता है, टी होता है 20 पे, अर्थात 2 जोड़ दिया है। ओ होता है 15 पे, क्यू होता है 17 पे प्लस 2, एस होता है 19 पे, यू होता है 21 पे प्लस 2, ई होता है 5 पे, जी होता है 7 पे 2 प्लस, मतलब सब में प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 किया गया है। हम भी भाई साहब वही कर लेंगे। बी होता है 2 पे, 2 जोड़ेंगे 4, 4 पे होता है डी। आई होता है 9 पे, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 पे होता है के। एस होता है 19, 19 2 21, 21 पे होगा यू। सी होता है 3 पे, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। यू होता है 21, 21 2 23। आई होता है 9 2 11। टी होता है 20 2 22। भाई साहब कहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे भी लिख दिया, ये गलत। ई भी डब्ल्यू एल लिख दिया, गलत। के एक्स लिख दिया, बिल्कुल गलत। आप देखोगे गलत वाले कुछ छांटोगे तो सही वाला बिल्कुल राइट उत्तर मिल जाएगा। विषम पद का चयन करना है, मतलब हमें जो है यहाँ पे ऑड अन आउट, मतलब आप देखोगे 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, इन 4 में से 3 कहीं ना कहीं एक जैसे मैच करेंगे और एक अलग हो जाएगा, जो अलग होगा वही हमारा राइट उत्तर है। इसके कहने का मतलब यही है। तो हम चुन लेते हैं भाई साहब, यहाँ पे लिखा है गेंद, ट्यूलिप, कमल और गुलाब। आपको यहाँ पे अलग बताना है। तो देखिए गेंदा, गेंदा का फूल का बात हो रहा है, तो ये जो है पेड़ पर दिखता है हमें। ट्यूबलिप ये भी पेड़ पर ही फूलता है। और कमल आप देखते हो ये पानी में फूल फूलता है। गुलाब ये भी पेड़ से निकलता है धरती पे। ये तीनों धरती के पेड़ के जो है फूल हैं, परंतु कमल जो है कीचड़ यानी कि पानी में खिलने वाला फूल है, तो अलग हमारा कमल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, सुरेश कह रहा है। तो कभी भी मैंने बताया है इस तरीके के प्रश्नों को खुद पे, अपने आप पे अगर इसको ले लेते हो, अपने से रिलेशन बनाओगे तो आपको बेहतर, कभी भी गलती नहीं करोगे। जैसे कोई भी प्रश्न आप अपने ऊपर लेके बनाओगे रिलेशन वाला, तो आपको समझ में आएगा आपके पिता कौन है, माता कौन है, मौसी कौन है, दादी कौन है, इस तरीके से आसान हो जाता है। तो मान लो सुरेश तुम हो, वह मेरी माँ की इकलौते बेटी की बेटी है। ये कह रहा है किसी महिला का, ये महिला के बारे में बात कर रहा है कि वह मेरी माँ, इसकी कोई माँ है, माँ के इकलौते बेटे, माँ के इकलौता बेटा भाई साहब ये खुद है, माँ के इकलौता बेटा अर्थात एक ही बेटा है, तो सुरेश अपने आप को कह रहा है। बेटे की बेटी है अर्थात इसकी बेटी है भाई साहब, बेटी की बेटी अर्थात इसकी बेटी है। सुरेश का उस महिला से अर्थात इसकी, महिला को, महिला से बताना है हमें कि महिला का क्या लगता है, ये सुरेश। तो भाई साहब ये लगता है पिता। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, दिशा परीक्षण से प्रश्न है। कह रहा है कि मोहन दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर चला, फिर जो है बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चला, उत्तर, फिर जो है उत्तर की ओर मुड़ा और 30 किलोमीटर चला। अपने शुरुआती बिंदु से वो कितनी दूरी पे है, मैंने आपको दिशा बताया है। उत्तर अगर चलना है हमें, दक्षिण चलना है, तो दक्षिण अर्थात नीचे की तरफ होता है, आपको मैंने बता दिया है। 30 किलोमीटर चलना है। फिर जो है बायां मुड़ना है, अर्थात बायां जो है इसका ये वाला दिशा हो गया, कितना चलना है 15। फिर कह रहा है कि उत्तर की तरफ, उत्तर अर्थात ऊपर की तरफ चलना है, कितना 30। यहाँ पे हम स्टार्ट किए थे, यहाँ पे पहुंच गए हैं। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर पे है, तो यहाँ पे था और यहाँ पे आ गया, तो ये कितना दूर है, नीचे देख लो 15 है, तो ये भी 15 है।
15 मीटर दूर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक पंक्ति में अक्षय बाएं से 16वें, दाएं से 11वें, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? मैंने तो इसको बहुत अच्छे तरीके से बताया। मान लो यहाँ पे अक्षय है, इसको बाएं से अगर आप काउंट करोगे तो 16वें नंबर पे, और दाहिने से अगर हम काउंट करते हैं तो ये 11वें नंबर पे। तो देखो जो अक्षय है बीच में यहाँ पे है, तो इसको दाएं और बाएं दोनों तरीके से हमने काउंट किया है, तो 2 बार काउंट हो गया है। अर्थात हम क्या करेंगे, 16 और 11 को जोड़ लेंगे 27। पर ये अक्षय लाइन में 2 बार थोड़े ना होगा, एक ही बार होगा, अर्थात एक घटा देंगे तो 27 में से एक जाएगा, 26 लोग इस पंक्ति में है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कथन निकाय यानी कि जो है कथन निष्कर्ष वाले जो प्रश्न है, कह रहा है कि सभी फूल मीठे हैं, तो आप इसको वेन आरेख से बनाइएगा तो सही रहेगा। फूल फल, फ्रूट जो है यहाँ पे लिख लो मीठे हैं, ये जितने भी फल हैं ये क्या है, स्वीट्स हैं। कह रहा है कोई भी मीठा जहर नहीं है, जहर यहाँ पे अलग है क्योंकि वो मीठा नहीं है। कोई भी फल जहर नहीं है। देखिए जब फल यहाँ पे है, जहर यहाँ पे, ये बाल बिल्कुल सही है। कुछ मीठे फल हैं, कुछ मीठा, मीठा का कुछ हिस्सा फल है, बिल्कुल बात सही है भाई साहब, ये भी बात बिल्कुल सही कहा है, अर्थात दोनों ही निष्कर्ष सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि यदि 10 मार्च को मंगलवार था तो उसी महीने के 25 तारीख को कौन सा दिन होगा? ये लगता है आपको यहाँ पे टेस्ट करने वाला है। जैसे आप समझोगे 10 तारीख से 25 तारीख के बीच में कितने दिन आपने जो है बाद है, तो 15 दिन। 10 तारीख के बाद 15 दिन बाद जो है आता है 25 तारीख, अर्थात 25 में हम 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर अर्थात शेष कितना बचेगा, यहाँ पे शेष हम देखते हैं, तो शेष 7 दूना का 14, एक बच जा रहा है, अर्थात जो आज मंगलवार अगर आप है तो उसमें एक जोड़ देना, एक शेष बच रहा है इसीलिए हमने एक जोड़ा, तो मंगलवार के बाद से होता है बुधवार, अर्थात उस दिन बुधवार होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है शब्दकोश क्रम, या अर्थात शब्दों को शब्दकोश के क्रम में जो है हमें सजाना है। हमें दिया है यहाँ पे शब्द एप्पल, अप्लाई, अपार्टमेंट और अप्रैल, इसमें जो है कौन कौन से नंबर पे आएगा ये हमें लगाना है। तो देखिए सबसे पहला सभी में ए है, पी है, सभी में पी है, यहाँ पे भी पी है, तो देखिए यहाँ पे पी पी तो बराबर हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो ए है, तो सबसे पहले ए आएगा, अर्थात ए ये कौन नंबर पे है, 3 नंबर, 3 वाला पहले आएगा, अर्थात ये दोनों गलत। दूसरा में यहाँ पे 1 है, अर्थात 1 ही आएगा। अब 4 और 2 में देख लो, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, डबल पी है, यहाँ पे एक ठो पी है, तो यहाँ पे आर लिखा है, यहाँ पे पी लिखा है, पहले आर आता है या पी, पहले पी आता है, अर्थात 2 पहले आएगा और 4 अंत में आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो हमारा क्लियर है। अंग्रेजी शब्दकोश में जो पहले आता है उसको पहले लिखते हैं, जैसे ए पहले आया तो ए को लिखेंगे, बी बाद उसके बाद आता है तो बी बाद में लिखेंगे। लुप्त पद को चुनना है हमें, यहाँ पे लुप्त पद चुनना है। आप देखोगे कह रहा है कि इसमें जो है अगला पद जो है हमें बताना है, तो हम आसानी से कर सकते हैं, ए सी ई और इसके बाद ए से सी 2 ठो जोड़ दिया, बी को छोड़ दिया, फिर डी को छोड़ दिया, फिर हम ई के बाद एफ को छोड़ देंगे, जी पे जाएंगे, ये तो दोनों गलत। जेड के बाद एक्स, एक्स के बाद भी, आप भी 2 घटा दो, यहाँ पे भी से क्या होता है आपका टी, 2 ऊपर से माइनस किया है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, समय और घड़ी, 9 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच की डिग्री कोण बताना है। 9 बजे, 9 बजे कितने डिग्री के कोण बनता है, ये हम लोगों से पूछा गया, मुझे लगता है आप कर सकते हैं। 9 बजे आप देखते हो यहाँ पे 9 बजता है, ये जो है आपका कितना है, 3 9 6, 9 बजे, अर्थात एक सुई यहाँ पे रहेगा और एक सुई यहाँ पे, कितने डिग्री का कोण बनेगा भाई साहब, 90 डिग्री। ये तो आप दिमाग में ही कर सकते थे। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि तार्किक क्रम, क्या करना है हमें, तार्किक क्रम में जो है इसको लिखना है, अर्थात सही क्रम में जो है हमें बैठाना है। हमारे पास है दही, घी, मक्खन, दूध, गाय। सबसे पहले इसमें होगा क्या, उसको पहले रखेंगे, जो बाद में होता है इसमें वो बाद में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 सभी लोग कर सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या दही बनता है या घी बनता है या मक्खन बनता है या दूध बनता है या गाय, तो देखिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कि गाय, गाय रहेगी तो ही हमें दूध मिल सकता है, तो सबसे पहले गाय चाहिए, गाय के बाद से दूध चाहिए, गाय के बाद दूध चाहिए। यहाँ पे गाय दूध से तो रिलेटेड कोई भाई साहब ऑप्शन ही नहीं है, अर्थात यहाँ पे हम देखेंगे गाय के बाद से हमें क्या करना पड़ेगा, घास लिखा है, घी नहीं लिखा है भाई साहब। गाय क्या करेगी, घास खाएगी, ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ पे घास है, घी नहीं है, अर्थात घास खाएगी, यानी कि ये वाला गलत,
ये वाला गलत, 2 होगा। उसके बाद से जब घास खाएगी तब जाके दूध देगी, अर्थात तब जाके 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। पहले गाय हमें खरीदना पड़ेगा, गाय को खिलाना पड़ेगा, खिलाने के बाद से गाय दूध देगी, दूध देने के बाद से वहां पे क्या होगा, दही बनेगा, दही से जो है हमारा जो है मक्खन निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है अधिकांश छात्र बुद्धिमान है, अधिकांश छात्र कहीं पे बुद्धिमान है। फिर कह रहा है निष्कर्ष, कुछ छात्र बुद्धिमान नहीं, कुछ छात्र बुद्धिमान नहीं है, कोई भी छात्र बुद्धिमान नहीं है, कोई भी छात्र बुद्धिमान नहीं है। जब इसने कहा है कि अधिकांश छात्र बुद्धिमान है, अर्थात ज्यादा से ज्यादा छात्र होशियार है, तो कोई भी जब छात्र बुद्धिमान नहीं है, ये वाला तो बिल्कुल बात गलत है भाई साहब। ज्यादा से ज्यादा लोग बुद्धिमान है, वहां पे कोई भी बुद्धिमान कैसे नहीं हो सकता है। कुछ लोग छात्र बुद्धिमान नहीं है, हाँ ये बात सही है, अधिकांश लोग बुद्धिमान है तो कुछ कुछ उसमें बुद्धिमान नहीं है, ये तो हमें समझ में आ रहा है, अर्थात पहला वाला निष्कर्ष सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब हमें जो है यहाँ पे चुनना है, किसका, यदि बीपीएससी को दर्पण के सामने रखा जाए तो प्रतिबिंब क्या होगा। जैसे आप देखोगे बीपीएससी, इसके हमें जो है इसको दर्पण के सामने रखना है, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब क्या होने वाला है, इसका जो प्रतिबिंब होगा वो पूछा जा रहा है हमसे कि क्या बनेगा। बिल्कुल सिंपल है भाई साहब, ये सी इधर जाएगा उल्टा हो जाता है, इसमें क्या होता है दाएं का बाएं हो जाता है, लेफ्ट राइट होता है चेंज। ये एस जो है यहाँ पे किस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एस को एस लिखा है तो ये तो दोनों ही गलत, ये तो बी पहले लिख दिया, ये भी गलत। आप गलती के साथ जाएंगे सुनते हुए तो सही वाले ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सुबह में जो है आप लोगों के लिए जो क्लास है 5 AM पे बिल्कुल करके जाइएगा एग्जाम हॉल में। तो अभी से जो है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं हम लोग सुबह के 5 AM पे, तब तक के लिए धन्यवाद सभी लोगों को।